अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज इस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल जजेस ने आज एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। ये सरप्राइज़ किस तरह है वो आपको बताएंगे और धचका किस तरह है वो भी आपको अब कुछ समझ आ चुका होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के 4 चीफ जस्टिसेस ने एक बड़ा ही अहम फैसला दिया है। इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बड़े संगीन होने वाले हैं, वो आपको बताएंगे। बुनियादी तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में आम शहरियों के जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हैं उनको गैर आइनी करार दिया है, एक फ़ैसला जारी किया है। और इस फैसले में अब ये कहा गया है कि आर्मी एक्ट 1952 की सेक्शन 21D और 21D2 वो गैर आइनी हैं। इसके अलावा आर्मी एक्ट की सेक्शन 59 यानी 59 की सब सेक्शन 4 भी गैर आइनी करार दे दी गई है। अदालत ने अब यह करार दिया है कि ज़ेरे हिरासत 103 अफराद का ट्रायल फौजदारी यानी क्रिमिनल कोर्ट्स में होगा, सिविलियन कोर्ट्स में होगा, जो आप कह सकते हैं कि फ़ौजी अदालतें नहीं होंगी। इसके अलावा 9 और 10 मई के दीगर मुल्ज़िमान का ट्रायल अब फ़ौजी अदालतों में, जो फ़ौजदारी अदालतें हैं वहाँ चल सकता है। फ़ौजदारी अदालतों से मुराद फ़ौजी अदालत नहीं है, ये क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। और मुल्ज़िमान के ट्रायल आम कानून या स्पेशल जो लॉ है उसके तहत चलाए जाएं, अदालत ने हुक्म दिया है। 9 और 10 मई के वाक़यात पर आर्मी कोर्ट्स में चलाए गए या फ़ौजी अदालतों में चलाए गए मुकदमात अब गैर मौसर करार दिए जाते हैं, इनफ्रुक्चुअस करार दिए जाते हैं। कोर्ट मार्शल समेत किसी भी किस्म की जो कार्रवाई अब तक हुई है अदालत ने उसको भी गैर मौसर करार दे दिया है। जस्टिस याया आफरीदी उन 5 जजेस में एक वाहिद जज हैं जिन्होंने आर्मी एक्ट की जो सेक्शंस हैं जिनको कलअदम करार दिया है। 4 जजेस ने, जिन 4 जजेस ने कलअदम करार दिया है उनमें हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। इन 4 जजेस ने आर्मी एक्ट की 3 सेक्शंस को कलअदम करार दिया है। उस पर जस्टिस याया आफरीदी जो हैं उन्होंने अपना फ़ैसला अभी महफूज किया है। उन्होंने डाइसेंट नहीं किया, उन्होंने अपना फ़ैसला महफूज किया है, उन्होंने इख्तिलाफ़ अभी नहीं किया। अगर इख्तिलाफ़ होता तो वो अदालती ऑर्डर के अंदर मेंशन होता, जो आज एक मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया गया है। ताहम ये वाज़ेह कर दिया गया है कि आम शहरियों के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने की हद तक जस्टिस याया आफरीदी दीगर 4 जजेस से मुत्तफ़िक हैं, उन्होंने उनसे इत्तेफाक किया है। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अब मुत्तफ़िका तौर पर यह करार दिया है कि सिविलियंस का, आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हो सकता, बल्कि अदालत ने यह कहा है कि इनका ट्रायल गैर आइनी होगा। ये एक बड़ा ही तारीख़ी एक लैंडमार्क जजमेंट है। और ये लैंडमार्क जजमेंट क्यों है वो आपको ज़रा बताते हैं। ये अब जिन जजेस का मैंने नाम लिया है इनमें आप देख लें, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया आफरीदी को हम अगर एक साइड पर रख दें, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं। ये 4 वो जजेस हैं जिनको मुझ समेत बहुत सारे लोग एक ताना दिया करते थे कि ये हम ख्याल जजेस हैं, ये लाइक माइंडेड जजेस हैं बंदयाल साहब के, और ये वही फ़ैसला करते हैं जो बंदयाल साहब की सोच होती है। और हमेशा इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को खुश किया है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कभी इनमें से कोई जज नहीं गया। इसलिए मैंने जो थंबनेल में भी एक बात लिखी है कि ये सरप्राइज़ दिया है 4 हम ख्याल जजेस ने, तो वो इसी पैराहे में कहा है कि इन 4 जजेस से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये 4 जजेस इस तरह का एक सख्त फ़ैसला देंगे जिससे आज इस्टेब्लिशमेंट को भी एक बहुत बड़ा धचका लगा है। और इस्टेब्लिशमेंट भी ये तवक्को नहीं कर रही होगी कि इस तरह का एक सख्त फ़ैसला आ सकता है। जो इवन वकील थे जो इन ट्रायल्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में आए थे वो भी इतनी तवक्को नहीं थी उनको कि इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग फ़ैसला आएगा, मगर सरप्राइज़ मिला और बड़ा ही उम्दा ये फ़ैसला है जो अब आइंदा आने वाले कई सालों तक बरकरार भी रह सकता है। इसकी एक वजह मैं आपको बता दूं, पहले मैंने आपको बताया कि ये फ़ैसला
4 चीफ जस्टिस ने दिया है। वो 4 चीफ जस्टिस कौन हैं? उनमें हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक। इस बेंच के 5 फाजिल जजेस में से 4 जजेस ने अब आइंदा आने वाले चंद सालों में अपनी अपनी बारी पर चीफ जस्टिस बनना है, और इस लिहाज से इस फैसले की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील का हक़, क्योंकि आपको मालूम ही है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जब से वैलिडेट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फुल कोर्ट ने, उसके बाद से अब एक अपील का हक़ 184(3) के आर्टिकल के तहत मिल चुका है कि अब 184(3) के तहत कोई भी दरख्वास्त दायर होती है, उस दरख्वास्त पर अदालत फ़ैसला करती है, तो अब जो भी पार्टी होगी वो उसको चैलेंज कर सकेगी। पहले सिर्फ एक रिव्यू की रेमेडी अवेलेबल थी, अब रिव्यू के साथ साथ अपील का हक़ मिल गया है। अपील में री हियरिंग होती है, अपील में लार्जर बेंच होता है, और अपील में वो जजेस नहीं होते जिन्होंने मरकज़ी केस सुना होता है। यानी अब जो 5 जजेस जिन्होंने आज ये फैसला सुनाया है, लेट से इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट या वजारत दिफा या इस्टेब्लिशमेंट अपील का हक़ इस्तेमाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं अपील दायर करने के हवाले से, तो उसके ऊपर जो कम अज़ कम एक 7 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा, और उस 7 रुकनी लार्जर बेंच में कोई भी वो जज शामिल नहीं होगा जो आज इन 5 जजेस में से कोई एक जज नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी राय दे दी है। अपील में बिल्कुल ही एक नया बेंच बैठता है। उस लिहाज से आप देख लें सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो एक रुझान हमें नज़र आ रहा है, मैं अपनी दानिश में अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी ये राय गलत भी हो। मुझे ये लगता है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हों, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हों, जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हों, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, कोई भी जज हो जो इस बेंच का हिस्सा नहीं थे, बल्कि इस बेंच के अलावा जजेस में उनका शुमार होता है, वो भी सिविलियंस के कम अज़ कम फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हक़ में कतन नहीं है। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो कि इस वक्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, वो तो माजी में 2015 के अंदर अपना एक फ़ैसला दे चुके हैं, जिसमें आपको याद होगा एक तरमीम की गई, और उस तरमीम में जो दहशतगर्द हैं 21वीं तरमीम के अंदर जो दहशतगर्द थे उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में करने का फ़ैसला दिया गया, और उसमें ऑब्वियसली कई पाकिस्तानी शहरी थे जिनका फ़ौज से ताल्लुक़ नहीं था, कई गैर मुल्की भी थे। उस पर अदालत ने खैर जो तरमीम की गई उसको वैलिडेट किया। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उसकी मुखालफत की, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उस वक्त कहा था कि जस्टिस कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू मिलिट्री। तो ये उस पहराए में अगर देखा जाए तो बड़ा अहम एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि अब इस जजमेंट ने रहना है। अगर इस जजमेंट को चैलेंज भी किया जाता है तो भी कोई नतीजा मुस्बत कम अज़ कम हुकूमत के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुझे कम अज़ कम निकलता नज़र नहीं आ रहा। कुछ इसमें दीगर भी चीज़ें होंगी जिसको बाद में अब जो तफसीली फ़ैसला जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जारी करेगा, ऑब्वियसली उसमें वक्त लगेगा, और कितना वक्त लगता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर फ़ैसला जो तफसीली होगा उस फैसले के अंदर काफ़ी डिटेल में रीज़निंग दी जाएगी। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है, 2 पॉइंट्स हैं जिस पर अटॉर्नी जनरल ने या वफाकी हुकूमत ने भी अदालत की आप कह सकते हैं अदालत के गोश गुजार ये पेश किया कि 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें आर्मी एक्ट के तहत सज़ा सुनाई गई। उनमें एक हैं शकील आफरीदी और दूसरे हैं कुलभूषण यादव। शकील आफरीदी आपको मालूम है उसामा बिन लादेन को ट्रेस करने में उन्होंने एक किरदार अदा किया था, गो कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, और पोलियो के हवाले से वो उनके घर गए और उन्होंने अपेरेंटली उनकी निशानदेही की CIA के सामने, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके ख़िलाफ़ भी आर्मी एक्ट के तहत केस चला। और कुलभूषण यादव भारतीय जासूस हैं, कोयटा से उनको हिरासत में लिया गया और उनका भी ट्रायल चल रहा है। तो कहा यह जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि ये जो फ़ैसला अदालत ने अब दे भी दिया है, जब अदालत ने फ़ैसला नहीं दिया था तो उस वक्त अदालत को ये याद दिलाया गया था कि वो 2 लोग भी हैं जो अगर अदालत अल्ट्रा वायरी करार देती है, आइन से मुतसादम करार देती है इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स को, जो सेक्शंस हैं आर्मी एक्ट 1952 के, तो उससे वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको भी रिलीफ मिल सकता है और इसका नुकसान होगा रियासत पाकिस्तान को। तो हो सकता है, मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर शायद, क्योंकि ये जो 2 आर्टिकल्स हैं, 3 आर्टिकल्स हैं बेसिकली 2D1
21D और 21D2 और उसके अलावा सेक्शन 59 की जो झैली शिक है 4, इनके तहत उन दोनों अफराद को सज़ा नहीं हुई, उनके सेक्शंस डिफरेंट थे। तो मुझे ये लगता है कि जो तफसीली जजमेंट होगी उसमें जजेस साहिबान अपनी जो राय है उससे उनको एक्सक्लूड करेंगे और बताएंगे कि इस फ़ैसले का इतलाक़ उन पर नहीं होगा। वो कैसे करेंगे वो अब उन पर मुनहसर है। और बहरहाल ये जो जजमेंट है अब हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था। मैं अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ, बल्कि मैं अगर शामिल हूँ भी तो इसमें कोई वो बात नहीं है जो हमने फैक्ट से हट कर बात की है। तारीख़ गवाह है कि जस्टिस एजाजुल एहसन हो, जस्टिस मुनीब अख्तर हो, जस्टिस आयशा मलिक हो या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, इनको हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा गया है। उनके मुखालिफ इन्होंने कभी कोई फ़ैसला नहीं दिया और इसी वजह से ये तासुर एक कायम था कि शायद ये अब भी नहीं देंगे। इस तरह का कोई हार्ड हिटिंग फ़ैसला तो कम से कम एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। तो इस हवाले से हम ये कह रहे हैं कि ये एक सरप्राइज़ है और अब जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको धचका पहुंच चुका है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज फैसला सुनाया। आज जो समाअत हुई है वो भी आपको उसके ऊपर मैं ज़रा आऊँगा क्योंकि इशू ये है कि एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर आपके रूबरू पेश कर दूँ कि आपको याद होगा 2 रोज़ कबल जब ये मुकदमा 3 रोज़ कबल समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने लगाया गया इस मुकदमे को, तो बहुत से हमारे दोस्तों ने इस बात पर तनकीद की कि काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो क्यों नहीं इस बेंच में बैठे, इसको हेड उन्होंने क्यों नहीं किया या इसके ऊपर बड़ा बेंच इससे भी क्यों नहीं बनाया गया। तो मैंने आपको याद होगा उस रोज़ भी ये बात कही थी कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किसी और को शामिल करे ना करे ख़ुद भी शामिल हो जाते हैं इस बेंच में, तो ये जो बेंच ऑलरेडी मुकदमा सुन चुका है, 90% ऑफ द हेयरिंग सुन चुका था ये मुकदमा, ये बेंच जिसमें जस्टिस उमर अताब बंदयाल हेड कर रहे थे। गो कि अब जस्टिस उमर अताब बंदयाल नहीं है मगर दीगर तमाम जजेस इस बेंच में शामिल थे, 5 जजेस, और इन 5 जजेस ने मुकदमा इन लेंथ सुन रखा था। तो अब अगर इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद शामिल होते तो फिर समाअत शुरू से होती और इसका नुकसान इवेंचुअली उन 103 अफराद को, उन 103 ख़ानदानों को और इन पर्टिकुलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता। और अब आप देख लें हमारी वो बात दुरुस्त साबित हुई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस बेंच में शामिल ना होने की एक हमें मुस्बत चीज़ नज़र ये आई है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने 1 घंटे के अंदर आज इस मुकदमे को न सिर्फ कंक्लूड किया बल्कि इसके ऊपर एक मुख्तसर और बड़ा ही जामिया फ़ैसला सुना दिया है। अब यहाँ पर एक सवालिया निशान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साबिक चीफ़ जस्टिस पर भी उठता है, उनकी कारकर्दगी पर उठता है। लोग कहेंगे कि मैं शायद जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ बात लाजमी करता हूँ हर वीडियो में, लेकिन इस केस में बनती है। जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने आखिरी समाअत आपको याद होगा 3 अगस्त 2023 को की थी फ़ौजी अदालतों के केस में, और उस समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से ये कहा था कि वो 1 घंटा दलाइल देंगे। ताहम उन्होंने अदालत से वक्त मांगा कि मुझे इतना वक्त दिया जाए कि हम कुछ तकनीकी पहलू हैं जहाँ तक अपील की बात है, सब्सटेंटिव अपील का हक़ देने से मुतालिक और दीगर मामलात, उन पर जो हम गौर खोज करें और उसके बाद अदालत को आगाह करें। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन ले भी लेते तो कम से कम चीफ़ जस्टिस की रिटायरमेंट से 10-15 दिन पहले तक ये मुकदमा वो कंक्लूड कर सकते थे। आज जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को ये बताया है कि समाअत 1 घंटे की थी और आपने इस मामले को एक तूल बख्शा जिससे आप ख़ुद जो है मुतनाज़ हुए। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन जो उस्ताद भी हैं उमर अताब बंदयाल साहब के, वो भी आज ये कहने पर मजबूर हो गए कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने उनको मायूस किया है, और उन्होंने खैर काफ़ी सख्त बातें कही थी। उन्होंने खैर मतीउल्लाह जान साहब को पहले इंटरव्यू में कुछ बातें कही, फिर मैंने कमरा अदालत में जब वो आए फ़ैसला आने से पहले उनसे पूछा तो उन्होंने उन बातों को दोहराया जो मेरे लिए, मेरा ख़्याल है यहाँ पर कहना मुनासिब नहीं होगा, मगर काफ़ी तल्ख़ बातें थीं। और वो ये समझते हैं कि इस जो फ़ौजी अदालतों का केस ना चलाकर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने ना सिर्फ इन लोगों को जो पिटिशनर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया है बल्कि अपनी साख को भी नुकसान पहुंचाया। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में आपको 2 से 3 माह कबल बताया था जब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने एक तकरीर की थी वकला कन्वेंशन से, और उस तकरीर में उन्होंने जस्टिस उमर अताब बंदयाल को कहा था कि आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आपको जस्टिस कार्नीलियस के साथ आपका नाम जोड़कर आपको याद किया जाए, और दूसरा फिर नज़रिया ज़रूरत वाले जस्टिस मुनीर।
मगर आज बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब भी ये मानने पर मजबूर हो गए कि जो बंदयाल साहब हैं उन्होंने अपना नाम जस्टिस कार्नेलियस की फ़हरिस्त में शामिल नहीं किया। मैं आगे नहीं कहूँगा। बहरहाल अब यहाँ पर ये साबित हो गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो किसी के दबाव में फ़ैसले नहीं कर रही, कम से कम मौजूदा सूरत हाल में तो हम ये देख रहे हैं। और इसमें अब आइंदा जो आने वाले दिन हैं उससे मुझे कम से कम ये नज़र आ रहा है कि जो मातहत अदलिया है, जो निचली अदालतें हैं, इवन हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट से नीचे फिर जो मातहत अदलिया है, उसमें भी ये बात चलेगी, आगे बढ़ेगी और जजेस जो हैं अब इंडिपेंडेंटली अपनी आरा देंगे। और जो जजेस जिन्होंने ये फ़ैसला सुनाया, अब देखें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस इस वक्त भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है, उसके ऊपर ओपिनियन दी जा चुकी है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से। और अब अगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कोई जजमेंट आती है या उनको पर से उनको अदालत ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करार दे देती है कि वो अहल नहीं है जज रहने के और उनको हटा दिया जाता है, तो इसका फ़ायदा इवेंचुअली जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को होगा। उनके पास ये दलील होगी कि उन्होंने एक इतना सख्त फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ दिया और उनको निकाल बाहर किया। जिस तरह की बात माजी में आपको याद होगा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने की, जब उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया और फिर उस रेफरेंस का जो कुछ हुआ आप सबको मालूम है। इसी तरह दीगर भी जो जजेज़ हैं, कम से कम मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा आज इम्प्रेस हुआ हूं इन जजेज़ की इस ओपिनियन से जो उन्होंने फ़ैसला दिया और बड़ा बेबाक फ़ैसला दिया है। अब देखते हैं इसमें आगे चलकर क्या होता है। आपसे अब नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।